हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री मैवे पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये चौथा एपिसोड है। अब तक हम 3 एपिसोड पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हम कवर कराएंगे। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और हम इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, हमने छोटी छोटी वीडियो बनाई है ताकि आपको बोरियत ना हो और इस वीडियो को आप जल्दी से कम समय में इसे देख सकते हैं। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। जल्दी इसका आंसर बताइए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर 62,000 फॉलोअर है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप वहां जुड़ सकते हैं। आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड मिलेगी। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल जाना है तो करंट अफेयर्स विद नित्यानंद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। इसमें थोड़ा सा विवाद था लेकिन आयोग ने विष्णुगुप्त ही माना है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था कि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, कुछ लोग मानते थे ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन विष्णुगुप्त इसका आंसर है। तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? डिमेकस यानी डिमेकस आप जानते हैं, डिमेकस को ही डाइमेकस भी कहा जाता था। और ये जो है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। दिमाग लगाइए, बहुत लोगों को आंसर पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिए। चलिए, अगर दिमाग लगा लिए हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाएं तो मैं बता देता हूँ। बिंदुसार इसका ऑप्शन है। बिंदुसार जो है, जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। कहाँ पे? बिंदुसार के राजसभा में। और बिंदुसार के राजसभा में किसकी जगह पे भेजा था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? जिसने इंडिका लिखी है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त। मुझे लग रहा है 70% लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। 30% में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। 70% लोग। और अगर आप स्टेट पीसेस की करते हैं तो आप आई थिंक 99% लोग जो प्रिपरेशन करें उनको पता होगा। चलिए, जो 1% है उनका भी साथ देना हमारा काम है। तो हम आपको बता देते हैं बिना समय गवाए। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त में आप जानते हैं कि हम अगर प्राचीन भारत में बात करते हैं तो कौन ऐसा सम्राट था जिसने सब कुछ जीता और वो किसका चेला था? अभी इसके पहले ही किसकी बात कर रहे थे हम? चाणक्य की। उनका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उनका जो है साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक। ब्यास नदी कहाँ थी? जिसे सिकंदर ने पास नहीं किया। अभी हिमाचल में जहाँ बाढ़ आई थी वही है ब्यास नदी। और ये वीडियो बना रहे हैं हम आज 8 अगस्त 2023। तो जब बाढ़ आने की बात की जा रही तो अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई है, क्योंकि वीडियो हो सकता है 4 साल बाद यूट्यूब पे कोई देखे तो उसे समझ नहीं आएगा। तो ये रिसेंटली जो बाढ़ आई उसके बारे में की जा रही है कि हिमाचल में जो 2023 में बाढ़ आई है वो ब्यास नदी की रौद्र रूप की वजह से आई है। ठीक है, वहाँ से लेकर सिंधु नदी तक। और रुद्रदामन के अभिलेख में इसे पश्चिम में उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है, रुद्रदामन के मैं बता रहा हूँ। और जैन ग्रंथ में, इसके जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र से लेकर अवंती तक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, और उसकी मृत्यु के समय उसका साम्राज्य विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से अब पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेकर कहाँ तक? दक्षिण में मैसूर तक। मैसूर वही टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला मैसूर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये यूपी के आरओ मेंस एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपको ईयर कभी कभी याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम लोग को ईयर नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, इसका आंसर मुझे ही बताना पड़ेगा। काफ़ी कम लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, ये लड़ाई जो हुई थी और ये युद्ध जीता था 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था और सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस की बेटी से शादी किया और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दे दिए थे। ठीक है ना, 500 हाथी। आप सोचिए क्या ही देगा कोई, वो भी दहेज में, उल्टा दहेज। शादी उन्होंने किया, दहेज इन्होंने दिया। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताइए, कौन ऐसा था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। इसका आंसर आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो ये गलत बात है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो यानी मिस्टेक आपकी है। बहुत सिंपल है। अफगानिस्तान तक, जब हम सिंधु की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान तक इनका कब्जा ही था। बिहार
मगध बताना ही नहीं है मुझे, पाटलिपुत्रा, श्रीलंका, श्रीलंका से इनका कोई लेना देना था ही नहीं उस टाइम पे, और श्रीलंका में ही तो इन्होंने भेजा था अपने बेटों को, याद है ना, अपने बेटी को किस लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, याद है ना। अगर नहीं याद है तो एक बार पढ़िएगा, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। कलिंग इन्होंने जीता ही था, तो बचा क्या, श्रीलंका। कलिंग की विजय क्यों हुई, अच्छा कलिंग क्यों जीता था, कुछ मालूम है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर गद्दी पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान तक जीत गए, तो ये सब जो नंद वंश के लोग थे वो कलिंग भाग के रहने लगे, और कलिंग बड़ा राज्य था, वहाँ जाके रहने लगे और वहाँ राज करते थे। तो इनका टारगेट था अशोक का कि कलिंग को जीत लेंगे और नंद वंश का खात्मा करेंगे, और वही उसने किया भी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देखिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग बोलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म को, वो सभी लोग ऐसा कहते हैं कि बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है बौद्ध धर्म को अपनाने का, लेकिन बौद्ध के बारे में लोग नहीं समझ पाते, बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार दूसरे तरीके से हो रहा है। भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे, दोनों बहुत डिफरेंस है। जो आजकल प्रचार हो रहा है ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। वो ये दिखाते हैं कि हिंदू धर्म बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। प्लस एक अंबेडकर जी ने जो भी बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म में ही एक घर में से दूसरे घर में जा रहा हूँ, एक घर में से दूसरे घर में, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या है। तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, पशु चिकित्सालय तो इसने खोले थे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर जो है ये RAS एग्ज़ाम में आया था, देवनाम प्रिय कहा जाता। इसके बारे में अशोक 269 ईसा पूर्व मगध में राज सिंहासन पर जब बैठा तो उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे बार बार जो है देवनाम प्रियदास कहा गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय या दिखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। जिसकी तारीफ इसी नाम से की जा रही हो तो वो हिंदू धर्म से ही जोड़ के की जाती, ठीक है। सारनाथ स्तंभ किसने निर्माण करा है, ये बताइए। सारनाथ कहाँ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बनारस के पास सारनाथ है। सारनाथ वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। सारनाथ में स्तंभ का निर्माण किसने करा है। जब बात चली रही है सम्राट अशोक की, अशोक को सम्राट क्यों कहा जाता है, इस बारे में आप एक बार सर्च करिएगा। आप एक बार इसके लिए लिखिएगा, सर्च नहीं करिए वो तो मिल ही जाएगा। आप इसे कहीं लिखिएगा कि अशोक को सम्राट क्यों कहा जाता है, आखिर अशोक में क्या था कि उन्हें सम्राट का दर्जा दिया जाता है, बताइए। और महान कहा जाता है, ठीक है। सारनाथ में जो है स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ में सिर से सिंह पे जो है आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ आपको हर जगह मिलेगा, और वही अशोक स्तंभ हमारा सिंबल है, ठीक है, शेर। वही मोदी जी लगा दिए तो लोगों ने बोला दहाड़ता हुआ शेर, ठीक है। वही अशोक स्तंभ लगा रहता है जब आप डीएम के पास जाएंगे, वहाँ पे वही अशोक स्तंभ लगा रहता है SP ऑफिस में, ठीक है ना, एम्बलम। तो वो बहुत सम्मान की चीज़ है अशोक स्तंभ, तो आपको बताना नहीं है, आप जानते होंगे। लेकिन इसका जो है इसको प्रतीक चिन्ह में लिया गया है। यह स्तंभ जो है मौर्य युग में वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया, बिम्बिसार, कौटिल्य, गौतम बुद्ध, अशोक, बताइए। मैं इसको बता देता हूँ कि रहने दें, बता दें, चलो बता दें, चलो मैं बता देता हूँ। अशोक ने, ये सब आपको आंसर पता होगा मैक्सिमम लोगों को, इसलिए मैं टाइम लगा रहा था कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर खुद ही लिख दें, ऐसा नहीं है। सांची का जो स्तूप है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, ऐसे नहीं, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। और ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है।
और अशोक ने निर्माण कराया था इसका, और आरंभिक काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है। और जबकि जो है भरतहूँ स्तूप जो है सतना जिले में स्थित है, जिसका जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व लगभग है। सांची तथा भरतहूँ स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। अमरावती का स्तूप जो है वो कहाँ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक सवाल है। जेम्स प्रिंस से बहुत बहुत बेसिक सवाल है। आईएएस में पूछा है, यूपीपीसीएस में 2010-6 में पूछा है, यूपीपीसीएस 2006 जीआईसी में 2010 जीआईसी में पूछा है, कब बहुत बार पूछा है। जेम्स प्रिंस, अब ये याद हो गया होगा लोगों को। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। और ये कब? 1837 में। ठीक है ना। ये क्या हुआ? कलिंग की विजय तथा क्षतियों का वर्णन, क्षति मतलब जो नुकसान हुआ, किस शिलालेख में है? बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। शिलालेख मैंने 1, 2, 12, 13 लिखा हुआ है। इसका आंसर है जो 13वां शिलालेख जो है। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसी समय ना इसमें जो है, इसमें जो नुकसान हुआ, जिसको देख के क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, उसने तलवार रख दिया। मतलब एक सम्राट जो जीता हुआ, अलेक्जेंडर क्यों लड़ने आए, वो सबको मारते हुए आगे आ रहा है, और यहाँ एक अशोक जो जिसने युद्ध जीत के और तलवार रख दिया कि नहीं अब हमें युद्ध नहीं करना। मतलब एक होता है ना, खून खराबा से मन को तृप्त कहते हैं, तृप्ति से मुक्ति, ये ओशो के कहना है। तो एक होता है मन भर गया, उसके मन खिन्न हो गया। ठीक है ना। और ये 13वें शिलालेख में यह कलिंग की विजय के बाद ऐसा हुआ था, और इसमें साक्ष्य मिलता है। और अशोक के ये शासनकाल में 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व घटित हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में अपनी पीड़ा और दुख का पश्चाताप किया था। ठीक है ना। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज के इंडिका में, किस में है? ये यूपी लोअर 2008 में आया था। ठीक है, प्री में। चले मैं बताता हूँ, ये इंडिका में है। मेगास्थनीज की जगह कौन आया था? डायमेकस, बताया ना मैंने। डायमेकस किसकी जगह आया था? मेगास्थनीज की जगह। मेगास्थनीज ने ही इंडिका बुक लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। अब ये सीता से तात्पर्य ये इसलिए पूछा, अब इस क्वेश्चन का रिलेवेंस मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये चूँकि 2013 पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए मैं इसे पूछ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ तो फिर से आ सकता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, बताइए। राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। ठीक है ना। अंतिम मौर्य सम्राट बताइए। अगर मौर्य सम्राट हुआ है तो कोई होगा ना जो अंतिम मौर्य सम्राट रहा हो। बताइए। अरे जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ, बताइए। मैं बताता हूँ, बृहद्रथ। बहुत लोग जानते होंगे, बीपीएससी 2008 में आया था, और बीपीएससी का जिन्होंने फॉर्म डाला, मेरे चैनल पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग बीपीएससी के हैं, तो ये समझ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य तो आपके लिए है ही, उससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अगर न आए तो फिर बेकार है बिहार पीसीएस में। बिहार का इतिहास नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? बताइए। बृहद्रथ। ठीक। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र ही किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का। ठीक है ना। पुष्यमित्र इसका सेनापति था। बृहद्रथ की हत्या करने के बाद
वो गद्दी पर बैठा और उसने शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, बिना बेगार किसके सुदर्शन झील के बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। पता नहीं आप सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं कि नहीं है, लेकिन सुदर्शन झील के बारे में इसलिए जानते होंगे क्योंकि उस शिलालेख के बारे में जानते होंगे। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। रुद्रदामन, ठीक है। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, फिर से ध्यान से सुनिए, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, कोंकण पर शासन किया। कोंकण मतलब गोवा वाले एरिया में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी पूर्व में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील का मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, ठीक है ना, बिना पैसे लिए, और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई थी। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। शक संवत का कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दीजिए। चलिए, अगर आप नहीं बता रहे हैं, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 72 ईस्वी, 56 ईस्वी, इससे रिलेटेड एक और आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, 78 ईस्वी इसका आंसर है, ठीक है। और जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व। इसमें बताइए, इसका आंसर आप समझ में आया कि नहीं आया आपको? शक संवत प्रारंभ हुआ कब? 78 ईस्वी में। लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व। बताइए, आपको पता है इसका आंसर? इसमें है 135 साल, ठीक है ना। वो 78 ईस्वी, 57 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं थे? अश्वघोष, पार्श, वाशुमित्र और विशाखदत्त। इसमें कौन नहीं थे? विशाखदत्त नहीं थे, ठीक है। चलिए, हम आगे चलते हैं, और ये हमारा इस टाइप का, इस पास का मतलब इस वाले एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। ये छोटा छोटा एपिसोड इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत देर तक आप देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, हटा देंगे, इसलिए मैंने छोटा छोटा एपिसोड लाया ताकि ये क्वेश्चन से काफ़ी कुछ कवर हो सके। फिर एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें लगभग एक साथ सब करा देंगे, लेकिन वो मैराथन आपके एग्ज़ाम टाइम पे ही आप देखेंगे, मुझे पता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए। सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। मैं इसका आंसर देता हूँ, कण्व वंश है, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम राजा जो है देवभूति था, और अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया, और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी उसे कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, ये भी एक ब्राह्मण वंश था। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अगले एपिसोड में कल मिलेंगे और बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आपको आधुनिक भारत तक लेके चलेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी एग्ज़ाम में आया सब कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही साथ दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हिस्ट्री माय वे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।